नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पिछले क्लास में हम आपको डिफ्लेशन के बारे में पढ़ा रहे थे, तो एक बार फिर से देखते हैं। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन के दौरान मूल्यों में लगातार गिरावट होती जाती है। हमने देखा था कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत वाली स्थिति होती है, यानी इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत डिफ्लेशन और डिफ्लेशन के ठीक विपरीत इन्फ्लेशन। हमने देखा डिफ्लेशन का क्या कारण था। हमने कारण में ये समझा था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है तो मांग में कमी हो जाती है। मांग में जब कमी हो जाती है तो कीमतों में गिरावट आती है, और कीमतों में गिरावट आने की यही प्रक्रिया डिफ्लेशन कहलाती है। तो हमने ये देखा कि जब हमारे अर्थव्यवस्था में मनी यानी मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, तो कमी होने की वजह से लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है। जब लोगों की क्रय शक्ति यानी वस्तुओं को खरीदने की क्षमता जब कम हो जाती है तो मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी के चलते कीमतों में गिरावट आती है, और कीमतों में लगातार गिरावट आने की वजह से डिफ्लेशन की स्थिति बन जाती है। इसको हमने इस तरह से भी देखा था कि जब डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, या सप्लाई बढ़ जाए डिमांड कम हो जाए, ऐसी स्थिति में मूल्यों में लगातार गिरावट आती है, और मूल्यों में लगातार गिरावट आने की वजह से डिफ्लेशन की स्थिति बन जाती है। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में हमने कुछ पॉइंट्स भी देखा था, जो हमने पढ़ा भी था। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कमी हो जाती है, यानी हमारे बाजार से पैसे कम हो जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा की कमी हो जाती है, तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी। जब लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी तो मांग में कमी आ जाएगी। जब मांग में कमी आएगी तो कीमतों में कमी आएगी। देखो, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार देखते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी, यानी पैसे कम हो गए, तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी, यानी लोग अब कम से कम खरीदेंगे। तो जब लोग कम से कम खरीदेंगे तो मांग में कमी आएगी, यानी अब लोग ज़्यादा चीज़ों की मांग नहीं करेंगे। और जब लोग ज़्यादा चीज़ों की मांग नहीं करेंगे तो प्रोड्यूस करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो चीज़ों को कम से कम बनाएगा। क्यों? क्योंकि कीमत कम हो गई है। जब कीमत कम हो गई है तो कोशिश यही करेगा कि कम से कम बनाया जाए, और जब कम से कम बनाएगा तो बेरोज़गारी तो आएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ने के बाद रोज़गार में कमी आएगी, और रोज़गार में जब कमी आएगी तो फिर स्थिति दयनीय हो जाएगी। हमने देखा मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जी, इसको फिर से समझते हैं। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और कम पैसे में वस्तुओं को ज़्यादा खरीद लेते हैं, यानी कि जब मंदी की अवस्था होती है तब हमें वस्तुएं कम पैसे में मिलनी शुरू हो जाती हैं, यानी वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है। जब वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे हम कम पैसे चुका के उसे हम खरीद सकते हैं। ऐसी अवस्था में वैल्यू ऑफ मनी में वृद्धि हो जाती है। इसको आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था मुद्रा संकुचन का दुष्प्रभाव। मुद्रा संकुचन का दुष्प्रभाव यानी मुद्रा संकुचन के वजह से क्या दुष्प्रभाव आता है। तो जैसे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, ये सबको पता है। मुद्रा संकुचन के दौरान हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। तो फिर वही बात कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो लोगों की क्रय शक्ति में भी तो कमी आएगी। जब लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी तो मांग कौन करेगा? कम से कम तो मांग हो जाएगा, यानी मांग में भी कमी आ जाएगी। और जब मांग में कमी आएगी तो उत्पादन में कमी होगी। जब उत्पादन में कमी होगी तो रोजगार में कमी होगी। रोजगार में कमी होगी तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, और जब बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो गरीबी में वृद्धि होगी, और जब गरीबी में वृद्धि होगी तो अर्थव्यवस्था में चारों ओर निराशा फैल जाता है। तो एक प्रकार से हमने देखा कि एक छोटा सा पॉइंट कि जब मुद्रा संकुचन होता है तो उस अवस्था में किस तरह से पूरे अर्थव्यवस्था में चारों ओर से निराशा फैल जाती है।
ये एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा हुआ है। इसे हमें समझने के लिए एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाना पड़ेगा। यानी अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति में कमी होना, फिर लोगों की क्रय शक्ति में कमी आना, लोगों की क्रय शक्ति में कमी आना, फिर मांग की कमी कर देना। जब मांग की कमी होगी तो उत्पादन करने वाला उत्पादन कम करेगा। क्यों? क्योंकि अब मांग कम हो गया है। जब उत्पादन कम होगा तो कम से कम रोजगार हो जाएगा, यानी रोजगार में भी कमी आ जाएगी। जब रोजगार में कमी आएगी तो लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे, यानी बेरोजगारी में वृद्धि आएगी। और जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो गरीबी में वृद्धि तो होना स्वाभाविक है। और जब लोग गरीब होते चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में चारों ओर निराशा फैल जाएगी। हमने मुद्रास्फीति पढ़ा था, तो मुद्रास्फीति में एक बार फिर से देख लेते हैं। मुद्रास्फीति दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला हमने देखा मांग जनित स्फीति, दूसरा हमने देखा लागत जनित स्फीति। मांग जनित स्फीति में हमने देखा कि मांग जनित स्फीति दो वजह से हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये था कि हमारे पास आय अधिक हो जाए। सोचो, मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होता है, वस्तुएं या सेवाएं महंगी हो जाती हैं, यानी उन्हें किसी भी वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो हमने ये देखा कि मुद्रास्फीति की अवस्था दो वजह से हो सकती है। पहली वजह वो जब हमारे पास आय अधिक हो जाए। जब हमारे पास आय अधिक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, मांग में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि पैसे जेब में आ रहे हैं तो मांग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और जब मांग ज़्यादा करेंगे तो मूल्यों में वृद्धि होगी। फिर से इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो मूल्यों में वृद्धि होगी। तो हमने इस तरह से देखा मांग जनित स्फीति दो वजह से हो सकता है, एक आय की वजह से और एक जनसंख्या की वजह से। जब आय बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, और वस्तुओं का मूल्य बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। दूसरी वजह हमने इसमें देखा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे तो मूल्यों में वृद्धि होगी। फिर वही बात, मूल्यों में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। दूसरा हमने देखा लागत जनित स्फीति, यानी कि जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के दौरान उसमें लागत में अगर वृद्धि हो जाए। कैसे हो सकता है? पहले रीज़न ये हो सकता है कि लागतों के बढ़ने के कारण विभिन्न चीज़ों में जो लागत है लागत बढ़ने लगे। जैसे कच्चे मालों की कीमत में वृद्धि, कच्चे मालों की कीमत में वृद्धि, या मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए, या परिवहन लागत में वृद्धि हो जाए। तो इन सारी वजह से, यानी जब लागत में वृद्धि हो जाती है तो लागत जनित स्फीति उसे कहा जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। हमने इन्फ्लेशन देखा, हमने डिफ्लेशन देखा, अब हम लोग रिफ्लेशन देखेंगे, यानी मुद्रा समस्फीति। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं, डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया को रिफ्लेशन कहा जाता है, या डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया रिफ्लेशन कहलाती है। यानी डिफ्लेशन को हमने समझा कि जब मूल्यों में गिरावट आती जाती है, यानी मंदी की स्थिति होती है, तो वस्तुएं कम से कम दामों में मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें कुल मिला के हमें फिर से वापस उसी पॉइंट पे लेके जाना है, ना वस्तुओं को ज़्यादा महंगा करना है, ना ज़्यादा सस्ता करना है। तो डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की जो क्रिया होती है उसे रिफ्लेशन कहा जाता है। इसे और समझते हैं कैसे होगा रिफ्लेशन, या रिफ्लेशन है क्या। तो जब डिफ्लेशन होता है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं, जब डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन के दौरान क्या होता है, मनी सप्लाई में कमी आ जाती है, मनी सप्लाई में कमी कर दी जाती है। डिफ्लेशन कब होगा? जब हमारे पास पैसे कम होंगे, तो यानी मनी सप्लाई में जब कमी होती है, तो डिफ्लेशन के दौरान हमारे पास मनी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि पैसे कम है इसलिए कम से कम खरीद रहे हैं। जब कम से कम खरीद रहे हैं तो डिमांड हमारा कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया है। जब डिमांड कम हो गया है और सप्लाई ज़्यादा हो गया है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं का दाम गिरेगा। जब उनके मूल्य में गिरावट आएगी तो हम इसी अवस्था को तो डिफ्लेशन कहा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, मनी सप्लाई की कमी है। तो सरकार या आरबीआई क्या करेगी, सबसे पहले मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। जब मनी सप्लाई को बढ़ाएगी तो लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। अब उनके पास पैसे जब अधिक होंगे तो लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, और जब क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। क्यों प्राइस बढ़ेगा?
प्राइस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अब हमारे पास अधिक से अधिक पैसे आ गए हैं, तो हम डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो मूल्यों में वृद्धि करेंगे या मूल्यों की वृद्धि करने की जो ये प्रक्रिया होगा या रिफ्लेशन का ये जो प्रक्रिया होगा, उसे नियंत्रित एवं नियोजित तरीके से करना होगा। यानी कुल मिला के डिफ्लेशन की स्थिति में मनी सप्लाई कम होती है तो सरकार या आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। लोग अधिक से अधिक डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जब डिमांड ज़्यादा करते हैं तो वस्तुएं फिर से महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और इसी प्रक्रिया को रिफ्लेशन कहा जाता है। तो सरकार तथा आरबीआई द्वारा, यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट के रूप में, सरकार तथा आरबीआई द्वारा जानबूझकर मनी सप्लाई में वृद्धि करके कीमतों को बढ़ाना ही रिफ्लेशन कहलाता है। फिर से देखते हैं, सरकार तथा आरबीआई द्वारा जानबूझकर मनी सप्लाई में, एमएस मीन्स मनी सप्लाई में वृद्धि करना और वृद्धि करके कीमतों को बढ़ाना ही रिफ्लेशन कहलाता है। यहाँ पे हम समझते हैं, जो एक नीचे एरो खींचा गया है तो इसे जनरल प्राइस लेवल कहा जाता है। मतलब ऑन एवरेज इसी पे होना चाहिए, यानी समान कीमत स्तर, यानी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई लगभग इक्वल होना चाहिए। यदि सपोज करो कि डिमांड जनरल प्राइस लेवल से प्राइस नीचे आ जाए, यानी डिफ्लेशन की स्थिति में जब प्राइस नीचे आता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। और डिफ्लेशन की स्थिति में यदि सरकार और आरबीआई इसे फिर से वापस जनरल प्राइस लेवल यानी समान कीमत स्तर पर वापस लेके जाएं, इस वापस ले जाने की प्रक्रिया को ही रिफ्लेशन कहा जाता है। और यही हम अगर देखें कि अगर जनरल प्राइस लेवल से अगर कीमतें ऊपर जाएं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस समय क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है और सप्लाई कम हो जाती है। जब मांग ज़्यादा हो जाएगी और पूर्ति कम हो जाएगी तो मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रिफ्लेशन कैसे किया जाए या कैसे किया जाता है। तो इसे समझने के लिए हमने ये देखा, सरकार क्या कर सकती है। सरकार या आरबीआई सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देगी, यानी सरकारी खर्च में वृद्धि कर देगी। जब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगा, जी पहली बात तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा, देखो जैसे सड़क है, विद्यालय है या हॉस्पिटल है या कोई भी सार्वजनिक ऐसा कार्य है जिसमें सरकार पैसे लगाती हो, तो जब पैसे लगाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे आएंगे, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो मनी जब सप्लाई बढ़ेगी तो रिफ्लेशन अपने आप हो जाएगा, यानी कि जो मंदी है, मंदी की अवस्था फिर से सुधरेगी और सुधर कर जनरल प्राइस रेट पे हम लोग फिर से पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा था, जैसे हमने रिफ्लेशन देखा वैसे एक डिसइन्फ्लेशन होता है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, जैसे रिफ्लेशन वैसे डिसइन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यानी जब कीमतें बढ़ी हुई हों, वस्तुएं महंगी मिल रही हों, तो उन वापस से फिर से जनरल प्राइस पे लाना, यानी कम कीमतों पे लाना, डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इसको समझते ऐसे हैं, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल से ऊपर जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब इन्फ्लेशन की स्थिति होता है तो फिर से उसे वापस जनरल प्राइस लेवल पर लाना ही डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। फिर वही बात, सरकार तथा आरबीआई द्वारा जानबूझकर मनी सप्लाई में कमी करके कीमतों को घटाना ही, सरकार तथा आरबीआई द्वारा जानबूझकर मनी सप्लाई में कमी करके, यानी मार्केट से मनी सप्लाई कम कर देना, यानी मनी सप्लाई की कमी कर देना। जब मनी सप्लाई की कमी होगी तो क्या करेंगे लोग, डिमांड कम से कम करेंगे। जब डिमांड कम से कम करेंगे तो क्या होगा, तो वस्तुओं के दाम घटेंगे, और जब वस्तुओं के दाम घटेंगे तो इसी अवस्था को हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यानी जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने का रीज़न यानी बढ़ने का कारण क्या है कि हमारे मार्केट में, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ गई है। तो मनी सप्लाई कम कर दो, वापस वो जनरल प्राइस लेवल पे आ जाएगा। फिर यहाँ वही बात कि नियंत्रित एवं नियोजित तरीके से करना पड़ेगा, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि डिसइन्फ्लेशन करने की वजह से हम लोग
हम लोग मंदी की स्थिति में आ जाएं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मनी सप्लाई में कमी किया जाता है। जब मनी सप्लाई में कमी किया जाता है तो क्रय शक्ति में भी कमी आ जाती है, और जब क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी, हमारे पास कुछ परचेस करने की क्षमता जब नहीं रहेगी या कम हो जाएगी, तो ऐसी अवस्था में हम लोग कम से कम मांग करेंगे। जब मांग कम करेंगे, चीज़ों की मांग नहीं होगी, तो उनकी कीमत में भी कमी आएगी। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमने कहा कि नियंत्रित एवं नियोजित तरीके से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन को हटाने के चक्कर में डिफ्लेशन की अवस्था ना उत्पन्न हो जाए। यानी जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये चित्र देखा, इसमें हमने देखा कि इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसे वापस हम लोग फिर से जनरल प्राइस लेवल पे लाते हैं, तो जिसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन यही अगर उस अवस्था में अगर रुके ना और ये इसके दाम और गिरते चले जाएं, तो ये हम लोग डिफ्लेशन की स्थिति में चले जाएंगे। तो डिफ्लेशन से फिर वापस हमें जनरल प्राइस पे जाना पड़ेगा, और जनरल प्राइस पे जाने की प्रक्रिया को ही रिफ्लेशन कहा जाता है। यानी डिसइन्फ्लेशन के ठीक विपरीत वाली स्थिति रिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत वाली डिफ्लेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, इन्फ्लेशन यानी जब महंगाई हो, वस्तुओं के दाम बढ़े हों, तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की जो क्रिया होती है उसे डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि फिर से पहले जैसे मूल्यों पे लाना। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत डिफ्लेशन होता है। यानी जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, जब वस्तुओं के दाम घट जाते हैं तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, डिफ्लेशन को नियंत्रित, यानी कि जब वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं तो उन्हें फिर से वापस ऊपर लेके जाने की क्रिया को ही रिफ्लेशन कहा जाता है। यानी डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को रिफ्लेशन कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट, तो हमने ये देखा डिफ्लेशन के ठीक विपरीत, ध्यान से देखिएगा, डिफ्लेशन के ठीक विपरीत वाली स्थिति इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के ठीक विपरीत वाली स्थिति डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के ठीक विपरीत वाली इन्फ्लेशन। या फिर से समझते हैं आगे, रिफ्लेशन के ठीक विपरीत वाली स्थिति डिसइन्फ्लेशन होता है। यानी रिफ्लेशन में हम लोग क्या करते हैं, दाम को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं, और डिसइन्फ्लेशन में क्या करते हैं, ऊपर से दाम को नीचे लाते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक, हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट है इसको देख लेते हैं। एक स्टैगफ्लेशन, जिसे हम हिंदी में गतिहीन स्फीति कहते हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, सबसे खतरनाक स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, कुछ अर्थव्यवस्था में कुछ जगहों पर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी होती है, कुछ स्थानों पर डिफ्लेशन की स्थिति, यानी महंगाई के साथ साथ मंदी, कहीं कहीं महंगाई होती है तो कहीं कहीं मंदी। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। यानी जब मुद्रास्फीति होती है, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, तो वही साथ साथ कहीं कहीं मंदी की स्थिति भी होती है। तो अगले वीडियो में हम आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। हमने समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ में आया तो एक बार फिर से वही बात, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।